हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आवर चैनल आयुर्वेद मेडिक फ्यूचर। कैसे हो डॉक्टर्स आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, आपकी क्लासेस अच्छी चल रही होगी और आपकी पीरियोडिक और इंटरनल्स भी अच्छे चल रहे होंगे। डॉक्टर्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। यानी लास्ट लेक्चर में अपने कैसे रेस्पिरेशन होता है, गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है, वो अपने फिजियोलॉजी में जो अपनी रेस्पिरेटरी यूनिट है उसमें अपने देख लिया था। आज अपन देखेंगे कि वही जो अपना इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन है वो कैसे अपने नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। कौन कौन से मैकेनिज्म है जो इसको कंट्रोल करते हैं, जो अपनी एक्सपिरेशन है, जो इंस्पिरेशन है उसकी रेट को। ठीक है बच्चों, तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। देखो, ये अलग से तो पूछते नहीं है यूनिवर्सिटी में, बल्कि ये ऐसे पूछ लिया जाता है कि आपका जो रेस्पिरेशन है गैसेस एक्सचेंज को बताते हुए आपको रेस्पिरेशन का रेगुलेशन भी बताना है। ये 10 नंबर में पूछा जाने वाला एक हाफ क्वेश्चन है, आपको अच्छे से इसको पढ़ना है। इसमें आपके खूब अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके क्लियर होंगे और ये कॉन्सेप्ट्स आपको आगे भी काम आएंगे। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन ऑफ जो है उसका रेगुलेशन। तो रेस्पिरेशन जो होता है ना, एक रिफ्लेक्स है, वो आपको पता ही है। जो कि क्या है, एक रिफ्लेक्स है जिसके किसके थ्रू होता है, अपने लंग्स के थ्रू। इंस्पिरेशन और इंस्पिरेशन टोटली वॉलेंटरी है, यानी अपनी इच्छा होगी तो ऐसा नहीं है कि अपनी इच्छा आज सांस रोक लेते हैं, तो वो वाला सिस्टम नहीं है। ये वॉलेंटरी होता है। थोड़े से टाइम के लिए 40 सेकेंड तक आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। और बाकी ये जितना भी काम है ये अपना क्या होता है, वो अपने इच्छा के अनुसार कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, इसको वाइटल ये मैकेनिज्म है। अगर अपन रेस्पिरेशन को कंट्रोल करेंगे, अगर अपन उसको रोकने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता ही है अपनी डेथ हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो अपन स्टार्ट करते हैं। अब आगे देखते हैं, जो ये अपना रेस्पिरेशन है ये रेगुलेशन दो मैकेनिज्म से कंट्रोल किया जाता है। एक तो अपना नर्वस सिस्टम से, और एक अपना केमिकल मैकेनिज्म। जो केमिकल मैकेनिज्म मेनली वो CO2 और H+ आयन की कंसनट्रेशन की इंक्रीज से होता है। और जो ये नर्वस सिस्टम से होता है वो आपका सभी नॉर्मल टाइम में भी कंट्रोल होता है, और कभी जो डिजीज टाइम होता है जहाँ पे अपना फेवरेबल कंडीशन नहीं होती, जहाँ पे कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कम या ज़्यादा होती है, जब ये नर्वस सिस्टम क्या हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है। इसमें कुछ सेंटर्स आएंगे जैसे न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, एपन्यूस्टिक सेंटर। ये क्या करते हैं, ये ही अपनी रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है बच्चों, अब अपन पहले इन दोनों सेंटर में से देखते हैं जो अपना नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। नर्वस मैकेनिज्म ये 3 तरीके से होता है। एक तो सेंटर जो मैंने अभी आपको बताया, और एक एफरेंट नर्व्स और एक इफरेंट नर्व्स। आपको पता ही होगा सेंसरी नर्व वो मोटर नर्व से भी कंट्रोल होता है, क्योंकि अपनी जो लंग्स होती है उसके अंदर जो मसल्स होती है, जो कॉन्ट्रेक्शन होता है। देखो, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में कुछ मसल जो होती है स्केलेटल मसल होती है, और सारी की सारी आपको पता है स्केलेटल मसल किससे कंट्रोल होती है, अपनी स्पाइनल नर्व्स। जिसमें क्या करती है, एक तरफ से तो इम्पल्स जाता है और दूसरी तरफ से इम्पल्स आता है। यानी जो सेंसरी नर्व्स है वो इम्पल्स मसल से न्यूरॉन्स ब्रेन तक लेके जाते हैं, और जो ब्रेन है वहाँ से मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू अपना इम्पल्स मसल तक आता है, जिससे क्या है, मसल कांटेक्ट करते हैं। और मसल कांटेक्ट करेगी तभी क्या होगा, अपना इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, यही एफरेंट और इफरेंट अपने स्केलेटल मसल के लिए हो गया। और रेस्पिरेटरी सेंटर जो अपने इनवॉलेंटरी मसल, जितनी भी जो वॉलेंटरी मसल्स होती है जो अपने कंट्रोल में नहीं होती, उनके लिए ये सेंटर्स काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए अपन अब स्टार्ट करते हैं, एक एक इसमें देखते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे रेस्पिरेटरी सेंटर। दो अपने ब्रेन के पार्ट होते हैं, एक तो मेडुला, एक पोन्स। जो मेडुला होता है उसके अंदर 2 सेंटर आते हैं, और जो पोन्स होते हैं उसके अंदर भी 2 सेंटर आते हैं। अब रेस्पिरेटरी जो सेंटर होते हैं एक ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। जब आप एनाटॉमी पढ़ोगे, जब हम आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम जो आप ये पढ़ रहे हो, इसमें अपन एनाटॉमी में अब पढ़ा होगा आप लोगों ने, जो अपने सर्कस और गायराई होता है, सेरिब्रम होता है, उसके अंदर खूब सारे न्यूक्लियस एक कलेक्शन होकर एक न्यूक्लियाई बनाते हैं। और वही जो न्यूक्लियाई होते हैं ना, वही अपने ये क्या होते हैं, सेंटर होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन्स कंबाइन टू फॉर्म ए न्यूक्लियाई। और वही न्यूक्लियाई कुछ सेंटर्स में बन जाते हैं, जो अपन सेरिब्रम के कॉर्टेक्स में भी देखते हैं, मेडुला में भी देखेंगे, मेडुला में न्यूक्लियस होते हैं। ये सारे के सारे यहीं से नर्व्स जनरेट होती है, कैरेनियल नर्व्स। ठीक है, तो आपको ये देखना है, यही क्या करते हैं, अपने वाइटल फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी सेंटर है इसमें दो आएंगे वेंटिलेटरी, एक तो डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ठीक है, जो कि डोर्सल यानी पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है मेडुला में, और जो वेंटल होता है वो आगे की तरफ प्रेजेंट होता है। तो डोर्सल ग्रुप और वेंटल ग्रुप। ठीक है, उसके बाद में अपन पोन्स के देखेंगे, तो पोन्टाइन जो सेंटर होते हैं उसके अंदर दो आएंगे, एपन्यूटिक सेंटर और न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। ठीक है, ये आपको डायग्रामेटिक दिखा रखा है, देखो। इसको वेंटल इसलिए बोला क्योंकि एंटीरियरली प्रेजेंट होता है, इसको डोर्सल इसलिए बोला क्योंकि पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। ठीक है, और उसके ऊपर क्या होता है,
न्यूमोटॉक्सिक सेंटर और एपन्यूस्टिक सेंटर। ये ऊपर होता है मेडुला, नीचे होता है पोन्स, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं अब इस मेडुलरी सेंटर। ये जो मेडुलरी सेंटर उसमें अपन सबसे पहले देखेंगे डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। ये जो होते हैं ना मेनली कंट्रोल करते हैं अपना इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स, यानी इंस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं। इसमें क्या होता है, वर्च्यू ऑफ द ऑटोनिमेटिक प्रॉपर्टी, यानी ये सेंटर ऑलवेज एक्टिव होता है, अपना इंस्पिरेशन करवाता है। अभी डोर्सल जो ग्रुप होता है रेस्पॉन्सिबल होता है बेसिक रिदम ऑफ रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन हो रहा है नॉर्मल रेस्पिरेशन इंस्पिरेशन में ये काम आता है। फिर अपन देखेंगे इंस्पिरेटरी रिदम सिग्नल में काम आता है, मेनली इंस्पिरेशन में काम आता है। रिदम जो अपना इंस्पिरेटरी रेट होती है उसमें काम आता है। और इसको स्टार्ट होंगे देखा एम्पलीट्यूड एक्शन पोटेंशियल होता है बहुत कम होता है, वो चलता रहता है, ठीक है। जैसे अपना हार्ट भी तो रेगुलर वर्क करता रहता है, वैसे लंग्स भी ये रेगुलर वर्क करते रहते हैं। ये क्यों वर्क करते रहते हैं, क्योंकि मेडुलरी सेंटर की जो डोर्सल और वेंट्रल न्यूक्लियस ये रेगुलरली स्टिमुलस करते रहते हैं उसकी मसल्स को। फ्यू न्यूरॉन्स होते हैं एक्टिवेटेड होते हैं थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। उसके बाद में अपने लेट मोर एंड मोर न्यूरॉन्स जितने भी है थोड़े हो गए, फिर थोड़े थोड़े क्या सबको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन्स को क्या करेंगे एक्टिवेट करेंगे और इंक्रीज़ करेंगे। वो एम्पलीट्यूड है उससे क्या होगा इंस्पिरेशन रेट बढ़ जाती है, ठीक है। और ये जो रैंप सिग्नल है वो मेनली 2 सेकंड तक के पीरियड में कंटिन्यूसली क्या करता है बढ़ता है, ठीक है। उससे क्या होगा इंस्पिरेशन चलेगा। अब वो 2 सेकंड में बढ़ा और बढ़ के इंस्पिरेशन किया 2 सेकंड में, फिर वो धीरे धीरे 2 सेकंड पे जाके रुक जाता है। फिर है ना वो अनादर 3 सेकंड के लिए क्या होता है थम जाता है, जो क्या करता है रुक इम्पल्स रुक गए। अब वो 3 सेकंड तक रुके रहेंगे और उससे क्या होगा एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन में तो एक्टिव होता है और इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन में क्या होता है वो इम्पल्स सिग्नल जो होते हैं ना वो स्विच ऑफ हो जाते हैं यानी बंद हो जाते हैं, ठीक है। 2 सेकंड के लिए चलेगा इम्पल्स जिससे क्या होगा इंस्पिरेशन होगा, और 3 सेकंड उसके बाद के जो 3 सेकंड है वो वहाँ पे रुक जाएगा इम्पल्स, जिससे क्या होगा अपना एक्सपीरियंस होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये नॉर्मल सी बात है और ये इंग्लिश में या फिर लैंग्वेज में लिखी है। अब उसके बाद में अपन देखते हैं जो इफरेंट पाथवे है। इसका इफरेंट जो पाथवे होता है उसमें क्या होता है नर्व फाइबर्स जो होते हैं ना रेस्पिरेटरी सेंटर के वो लीव कर जाते हैं ब्रेन स्टेम। जो ब्रेन स्टेम ना मेडुला पॉन्स मिड ब्रेन, ठीक है। ये जो होते हैं ये डिसेंड करते हैं मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू स्पाइनल कोड में और 2 साइड में बन जाते हैं नर्व फाइबर अराइज है। एक तो फ्रेनिक नर्व आपने पढ़ी है C345, हमने तो आपको टिक बताते हैं जो फ्रेनिक नर्व होती है ना उसको आप C345 के नाम से याद कर लीजिए। इसकी रूट वैल्यू फ्रेनिक नर्व मेनली जो होती है अपनी मीडिया स्टेनम है ना आउटर लेयर ऑफ द हार्ट और लंग्स प्लूरा इन सबको नर्व सप्लाई करती है। सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है डायफ्राम को सप्लाई करती है। डायफ्राम को सप्लाई करती है तो इसका मतलब ये जो है अपने डायफ्राम को कंट्रोल करती है। डायफ्राम अपना 75 to 90% क्या होता है रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है इंस्पिरेशन में, ठीक है। उसके बाद में जो इंटरकोस्टल मसल है ये भी इफरेंट पाथवे में काम आती है। T1 से T11 इसकी रूट वैल्यू होती है इंटरकोस्टल नर्व की, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं वेगस जो नर्व है वो भी पार्टिसिपेट करती है। उसके कुछ जो इफरेंट फाइबर्स होते हैं वो रेस्पिरेटरी सेंटर से इम्पल्स लेके आते हैं। फिर अपन बात करते हैं वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। डोर्सल अपन ने देख लिया, उसमें जो जो नर्व्स थी वो भी अपन ने देखी कि वह सेंटर से देखो सेंटर तो एक जगह लोकेटेड होता है बट उनको जो कंट्रोल करता है एक तरीके से वायरिंग। सेंटर तो अपना स्विच जो अपने बटन हो गए वो समझिए, और उन सेंटर से जो कंट्रोल करने के लिए जो वायरिंग होती है उसी को अपन नर्व्स कहते हैं, ठीक है। अब वो वेंट्रल जो रेस्पिरेटरी ग्रुप है वहाँ के न्यूक्लियस जो होते हैं एक तो होते हैं एम्बिशियस और एक होते हैं रेटा एम्बिशियस, ये दोनों उनके नाम होते हैं। ये दोनों के दोनों जो न्यूक्लियस होते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा के एंटीरियर एंड लेटरल टू द टेक्टस सोलिटिस नाम का एक न्यूक्लियस होता है वहाँ के एंटीरियर और लेटरल साइड में लोकेटेड होते हैं। अब ये जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है ना बच्चों, ये जो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेटरी न्यूरॉन्स इसमें दोनों टाइप के होते हैं। अब इसमें क्या है कि नॉर्मली जो वेंट्रल जो ग्रुप होता है ना वो इनएक्टिव होता है, थोड़ी क्वाइट ब्रीथिंग के टाइम पे ये इनएक्टिव होता है। बट ये एक्टिव कब होता है जब अपन को फोर्सफुल ब्रीथिंग करनी है, यानी वेंट्रल जो ग्रुप है ना उसका काम कब आता है जब इमरजेंसी कंडीशन होती है। जो अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब जो होते हैं ना एकदम इमरजेंसी कंडीशन में ये क्या होता है एक्टिव होता है, जिसमें क्या है अपनी फास्ट ब्रीथिंग रेट बढ़ती है यानी फोर्सफुल इंस्पिरेशन और फोर्सफुल एक्सपिरेशन बढ़ता है, ठीक है। आपको समझ में आया। अब आगे अपन देखते हैं इसके न्यूपोनेटाइन सेंटर जो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर न्यूमोटॉक्सिक और एपन्यूस्टिक सेंटर ये जो होते हैं पोन्स में सिचुएटेड होते हैं, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं पोनेटाइन सेंटर। एपन्यूस्टिक जो सेंटर होता है ना मैनी रेटिकुलर फॉर्मेशन में काम आता है। ये जो है एपन्यूटिक सेंटर इंक्रीज करता है डेप्थ इंस्पिरेशन, जो अपनी डीप इंस्पिरेशन होता है ना उसको ये कंट्रोल करता है, जिससे क्या होता है ये जो इंस्पिरेशन है
उसमें क्या होता है इमरजेंसी में, जो लॉन्ग इंस्पिरेशन होता है, डेप्थ समझो, एक तो नॉर्मल इंस्पिरेशन है जो अपनी चल रही है, बट जब अपन प्राणायाम में जो इंस्पिरेशन करते हैं ना, यानी डीप होल्ड करते हैं एयर को, बहुत अंदर तक जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी है वहाँ तक ले जाना, वो काम किसका होता है, वो होता है एपन्यूस्टिक सेंटर का, समझ गए। और वो किसके थ्रू करता है, डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स के थ्रू करता है, ठीक है। अब फिर अपन देखते हैं न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। अब ये जो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर ना, ये एपन्यूस्टिक सेंटर को ही कंट्रोल करता है। अब जो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर है सिचुएट होता है डोर्सोलेटरली, ठीक है, रेटिकुलर फॉर्मेशन इन द अपर पोन्स जो होता है वहाँ पे ये फॉर्म करता है। उसके बाद में जिसका प्राइमरी जो फंक्शन होता है ना न्यूमोटॉक्सिक सेंटर का, वो कंट्रोल करता है मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर को, ठीक है। ये जो पर्टिकुलरली जो डोर्सल न्यूक्लियस है, ये न्यूमोटॉक्सिक सेंटर को रोक देता है, इनिबिट करता है। और जो ये इनिबिट करने से क्या होता है, एपन्यूस्टिक सेंटर जो होता है ना, वो डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स को भी इनिबिट कर देता है। तो इसको न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जो होता है इनिबिट किया एपन्यूस्टिक सेंटर को, फिर एपन्यूस्टिक सेंटर ने डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स को इनिबिट किया, और इनको इनिबिट करने के कारण जो अपनी फोर्सफुल रेस्पिरेशन है उसको फिर वो नॉर्मल पे लेके आता है। देखो अपनी नेचुरली बॉडी को इतनी अच्छे से कंट्रोल किया जाता है कि सबसे पहले अपने क्या हुआ, आप समझना, अपनी इमरजेंसी कंडीशन हुई, अपने को सांस नहीं आ रही है, जब क्या होगा, अपना एपन्यूस्टिक सेंटर एक्टिवेट होगा, डीप फोर्सफुली रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देगा, इंस्पिरेशन, ठीक है। वो इंस्पिरेशन हो रहा है, उसके बाद अपन नॉर्मल हो गए, अपना ऑक्सीजन लेवल आ गया नॉर्मल पे। उसके बाद में क्या होगा, वही इंस्पिरेशन फोर्सफुल रोकने के लिए क्या होता है, अपना न्यूमोटॉक्सिक जो सेंटर होता है वो एपन्यूस्टिक सेंटर को बोलता है भाई अब हो गया काम, अब आप रुक जाओ। एपन्यूस्टिक सेंटर को स्टिमुलेट करता है कि भाई अब तो रुक जा, अपनी रेस्पिरेशन को स्लो डाउन करते, क्योंकि इंस्पिरेशन फोर्सफुली होने से ऑक्सीजन लेवल आ गया नॉर्मल, अब अपना काम हो गया है। फिर वो एपन्यूस्टिक सेंटर बोलता है अगले जो डोर्सल जो न्यूक्लियर उन सबको बोलता है कि अब आप भी रुक जाइए, अपना काम हो चुका है। तो ऐसे ही एक दूसरे से चेन जुड़ी हुई रहती है, उसके काम को स्टिमुलस कर रहा था, वो काम कर रहा था, वो स्टिमुलेट हुआ, अब उसको इनिबिट करना भी जरूरी है, अदरवाइज वो फोर्सफुल रेस्पिरेशन ही करता रहेगा, ठीक है। तो अपन को इसको इनिबिट करना भी जरूरी होता है, समझे। अब उसके बाद में अपन देखते हैं इसका जो इंस्पिरेशन है वो स्टॉप हो गया, फिर ठीक है, फोर्सफुल और एक्सपिरेशन स्टार्ट हो जाता है, रिलैक्स पोजीशन में आ जाता है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर से, मेन एक्सपिरेशन स्टार्ट करता है ये, समझ गए। यही इसका मेन पॉइंट है, जो काम है इसका न्यूमोटॉक्सिक सेंटर का, ये आपको ध्यान रखना है। इंस्पिरेशन को रोकेगा और एक्सपिरेशन को स्टार्ट करेगा, यानी रिलैक्स करेगा। अदरवाइज अपन अगर इंस्पिरेशन ही लेने लग गए तो अपना जो CO2 लेवल है बॉडी का वो बाहर कैसे निकलेगा, तो उसको बाहर निकालने के लिए न्यूमोटॉक्सिक सेंटर का काम होता है, और ज़्यादा डीप फुल जो इंस्पिरेशन है उसको रोकना उसका काम है, ठीक है। उससे क्या है, नॉर्मल आ जाता है। फिर न्यूमोटॉक्सिक जो सेंटर होता है वो इंक्रीज करता है रेस्पिरेटरी रेट को, रिड्यूसिंग दी ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, समझे। जो रेस्पिरेटरी रेट है, यानी लंग्स जो पर मिनट में जितनी रेट चल रही है उसको रिड्यूस कर देगा, बढ़ा देगा। कैसे बढ़ाएगा, जो इंस्पिरेशन लंबे समय तक सांस को अंदर लेने की जो प्रोसेस है उसको वो क्या कर देगा, ड्यूरेशन उसका कम कर देगा, समझ गए। अब इसमें अफेक्ट क्या करते हैं, इन दोनों जो रेस्पिरेटरी सेंटर को कौन अफेक्ट करता है, एक तो इम्पल्स, जो हाई सेंटर से जो इम्पल्स आते हैं वो कभी कभार जो होते हैं वो सही से नहीं आ पाते, वो उसको अफेक्ट कर देता है। जो इम्पल्स है वो स्ट्रेच रिसेप्टर जो होते हैं ना लंग्स के, जब स्ट्रेच करता है लंग्स, ज़्यादा स्ट्रेच कर जाएगा तो हीरिंग बिहेवियर रिफ्लेक्स होता है, जिसमें क्या होता है वो लंग्स ज़्यादा फट ना जाए, इसलिए वो इम्पल्स नहीं आता, तो वो इंस्पिरेशन को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। उसके बाद में इम्पल्स जो होता है ना जैसे रिसेप्टर से जो आता है इम्पल्स, वो नहीं आता है कई बार। उसके बाद में इम्पल्स फ्रॉम इरिटेट रिसेप्टर ऑफ लंग्स, लंग्स में जितने भी टाइप के रिसेप्टर्स हैं ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। कई बार ये अगर इनमें डैमेज हो जाता है तो रिसेप्टर्स काम नहीं करते हैं, जिससे क्या है अपने लंग्स ओवर क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं, जिसके कारण अपने टोमेटिक कंडीशन डेवलप हो जाती है, और ये रेस्पिरेशन को भी डैमेज करते हैं। फिर इम्पल्स जो प्रोपन्यूस रिसेप्टर होते हैं ना, प्रोपनक रिसेप्टर, वहाँ से भी नहीं आ पाते कई बार, तो उस चक्कर में क्या अपना एक्सपिरेशन भी डैमेज हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में केमिकल मैकेनिज्म, केमिकल मैकेनिज्म वही केमिकल के थ्रू होता है। अब इसमें केमिकल क्या हो गया, अपनी CO2 का लेवल और अपना H+ आयंस का लेवल जिसका जो बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है ये अपने सेंटर्स को एक्टिवेट कर देते हैं, नर्वस सेंटर्स को। अब केमिकल जो मैकेनिज्म रेगुलेशन होता है किसके थ्रू, केमो रिसेप्टर्स वही होते हैं जो केमिकल से कंट्रोल किए जाते हैं, केमिकल सेंसिटिव होते हैं। और ये केमिकल क्या होंगे, ये अपना होगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन बायोमोनोक्साइड, ये जितने भी केमिकल्स हैं इनसे क्या होता है ये स्टिमुलेट होता है। अब ये बॉडी में कब बढ़ता है, जब अपने अच्छे से CO2 जो बन रहे हैं, टिश्यूज जो अपना CO2 बना रहे हैं वो इजीली उसको बाहर नहीं निकल पाते, तो उसकी कंसंट्रेशन अपने ब्लड में बढ़ेगी, ब्लड में बढ़ेगी तो जितने भी रिसेप्टर्स है ब्रेन के अंदर जो पार्ट है वहाँ पे जो रिसेप्टर्स है प्रेजेंट है पेरिफेरल में और सेंट्रल पार्ट्स में, वो क्या होंगे, स्टिमुलेट होंगे।
उनको कंसंट्रेशन देंगे तो वो स्टिमुलेट होंगे, अरे भाई यहाँ पे तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो रही है, तो ये ज़्यादा होगी। होने के बाद क्या करेंगे, वो अपनी जो मसल्स है जो अपनी रेस्पिरेशन करवा रही है, यानी उसमें एक्सपीरेशन इंस्पिरेशन में जो इन्वॉल्व हो रही है, वो बोलेगी भाई स्टार्ट हो जाओ, क्योंकि अपनी CO2 बढ़ चुकी है तो CO2 को बाहर निकालना है। तो फिर वो एक्सपीरेशन बढ़ा देते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन का लेवल कम है तो इंस्पिरेशन बढ़ा देंगे, यही इस केमिकल का रिसेप्टर्स का काम होता है, ठीक है। अब अपन देखते हैं दो टाइप के होते हैं देखो कीमो रिसेप्टर। एक तो होता है सेंट्रल कीमो रिसेप्टर जो सेंट्रली प्रेजेंट होते हैं, जो पेरिफेरल नर्वस पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जो पेरिफेरली सिचुएटेड होते हैं। अब सेंट्रल वाला वही ब्रेन में होगा, जैसे आपने CNS और PNS पढ़ा है वही है यहाँ पे। जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स है वो ब्रेन पार्ट में मेनली प्रेजेंट होते हैं। इसका काम क्या होता है, सबसे पहले CO2 जो होगा कंसनट्रेशन बढ़ जाएगा। अब CO2 की कंसनट्रेशन ब्लड में बढ़ी तो वो क्या है, अपने बॉडी ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है, वाटर कंटेंट जब आपको पता है 75% से भी ज़्यादा होता है, उस वाटर के साथ वो रिएक्ट कर जाती है और कार्बन बाय कार्बोनेट आयंस बनाती है, और फिर वो आगे जाके ब्रेक डाउन हो जाते हैं H+ और HCO3- में, तो जिससे क्या है H+ की कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी। यही अपने जो पढ़ा है RBC के अंदर भी आपने पढ़ा होगा, ब्लड के अंदर लास्ट नीट के टाइम पे जब आपने पढ़ा होगा, और हमने भी आपको जब वो सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाया तो हमने आपको RBC के अंदर ये समझाया है, जिसमें क्या होता है, ये क्या है, एक डबल सैंडविच, ये जो फिनोमिना है, ठीक है। इस फिनोमिना में क्या होता है, H+ की कंसनट्रेशन बढ़ेगी। H+ की कंसनट्रेशन अगर ब्लड में बढ़ गई तो ये क्या है, जो अपना सेंटेस है जो ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे जाके उनके जो केमिकल रिसेप्टर उनको स्टिमुलेट करेंगे कि भाई देखो यहाँ पे है ना CO2 की कंसनट्रेशन बढ़ चुकी है, तो आपको इसको बाहर निकालना है, तो आपको क्या करना है, फोर्सफुल एक्सपीरेशन करना है, ठीक है। ये आपका काम है। फिर उसके बाद में ये स्टिमुलेट हो जाएंगे और ये फंक्शन कर देंगे और नॉर्मल लेवल पे ले आएंगे। और इसका जो मैकेनिज्म है यही आपको इस लैंग्वेज में लिख रखा है, देखो ये कनेक्ट होता है रेस्पिरेटरी सेंटर से, पर्टिकुलरली डोर्सल जो इसकी लोकेशन है, डोर्सल पर रेस्पिरेटरी ग्रुप जो अपन ने न्यूरॉन्स पढ़े हैं ना नर्वस, दो तरीके के थे, मेडुलरी और पोन्स मोडुलरी में भी दो थे, डोर्सल और वेंट्रल, तो उसमें डोर्सल वाले के साथ ये कनेक्ट हुआ कीमो रिसेप्टर, ठीक है। अब डोर्सल वाले के साथ कनेक्ट है और ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा सेंट्रल कीमो रिसेप्टर जो अपना ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, वो क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन। उससे क्या क्यों एक्टिवेट हुआ, क्योंकि अपनी हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन बढ़ी। और ये हाइड्रोजन कैसे बढ़ा, क्योंकि अपना वाटर के साथ CO2 का रिएक्शन हो गया, बाई कार्बोनेट आयन बना, वो ब्रेक डाउन हो गया H+ और HCO3- में, ठीक है। अब वो H+ कंसनट्रेशन आपको समझ में आई कैसे बढ़ी, तो इस तरीके से CO2 की वजह से H+ की कंसनट्रेशन बढ़ी। ये कंसनट्रेशन बढ़ने से क्या होगा, ब्लड के अंदर क्या होगा, कंसनट्रेशन बढ़ गई, और वो क्या करेंगे, cannot stimulate the central chemoreceptor because the hydrogen ion from the blood cannot cross the blood brain barrier। अभी उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा तो क्या करेगा, तो अदर हैंड कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ गया। अब वो CO2 जब बढ़ेगा ब्लड के अंदर, वो क्या करता है, वो इजीली क्रॉस कर पाता है। H+ आयंस क्रॉस नहीं कर पाते हैं ना, तो वो क्या करता है, CO2 की कंसनट्रेशन भी बढ़ रही थी, तो उसमें क्या हुआ, वो जो CO2 बढ़ा ना, H+ भी बढ़ा, CO2 भी बढ़ा, बट H+ जो होता है वो रिसेप्टर को क्रॉस नहीं कर पाता। जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है वो क्या है, वो ब्लड को स्टीम के अंदर से किसी भी ब्लड जो वेसल्स है, आर्टरीज और वेन्स है, उसको क्रॉस करके CSF जो अपनी ब्रेन के अंदर कैविटीज़ होती है वहाँ पे नहीं क्रॉस कर पाता, उन सेंटर्स के पास नहीं पहुँच पाता, तो अपने को CO2 जो होता है वो पहुँच पाता है। इसी CO2 की कंसनट्रेशन बढ़ने से जो CO2 है उस सेंटर के पास पहुँचेगा, ब्लड ब्रेन बैरियर को इजीली क्रॉस कर लेगा CO2, ठीक है। ध्यान रखना H+ क्रॉस नहीं कर पाता ब्लड ब्रेन बैरियर को, बट CO2 कर लेता है, इसलिए CO2 की कंसनट्रेशन बढ़ने से स्टिमुलेट हो जाएगा और H+, बट H+ भी बढ़ेगा। तो आप इन दोनों की कंसनट्रेशन से बढ़ने से ही ये क्या होगा, क्रॉस होगा। उसके बाद में CO2 क्रॉस होकर क्या करेगा, एक्साइटेटिव इम्पल्स जनरेट करेगा। वो जो कीमो रिसेप्टर वो एक्साइटेटिव इम्पल्स जनरेट करेगा, वो इंक्रीज कर देगा वेंटिलेशन। वेंटिलेशन इंक्रीज का मतलब जो एस्पिरेशन की दोनों प्रोसेस है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, उन दोनों को क्या करेगा, बढ़ा देगा। उसको बढ़ाने से क्या होगा, अपने CO2 की कंसनट्रेशन नॉर्मल आएगी और ये जो रिसेप्टर्स है फिर ये रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। और इनका सिक्रेशन जो है स्टिमुलस का वो भी कम हो जाएगा। और फिर पेरिफेरल जो कीमोरिसेप्टर उनका देखते हैं, वो मेनली कैरोटिड रीजन में प्रेजेंट है। ये जो अपना रीजन है ना कैरोटिड रीजन, इसको कहते हैं, जहाँ पे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी होती है वो वाला रीजन, और आयोटिक रीजन, यहाँ पे आयोटा आर्च ऑफ आयोटा और ये बनता है। ये जो रीजन है ना नेक वाला रीजन, मेनली यही होता है। यहाँ पे क्या होता है, एफोक्सिया, जब ऑक्सीजन की कमी आती है तो ये क्या स्टिमुलेट हो जाता है, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा। ये क्या करेगा, ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है, जो हियरिंग नर्व्स एंड एक्साइटी डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, वही अपना मेडुलरी रीजन में जो होता है वो क्या होंगे, स्टिमुलेट हो जाएंगे। और एक्साइटेशन रिसेप्टर जो मसल्स, ये जो डायफ्राम हो गया,
एक्स्ट्रा इंटरकोस्टल मसल्स हो गए, इनको स्टिमुलेट करेंगे और इनको स्टिमुलेट करने से कॉन्टैक्ट करेंगे और कॉन्टैक्ट करने से एस्पिरेशन इंस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगी और इनके बढ़ने से हाइपोक्सिया भी नॉर्मल हो जाएगा और अपनी ऑक्सीजन लेवल जो है ब्लड के अंदर वो आ जाएगा। आई होप कि आपको ये अच्छे से लेक्चर समझ में आया होगा। हमने पूरी कोशिश की थी कि आपको अच्छे से समझ आए, आपको ये थ्योरी समझने से क्या है लंबे समय तक याद रहे। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आ जाए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आपको इसके नोट्स चाहिए तो हमारी टेलीग्राम लिंक दे रखी है, वहाँ पे आपको सभी प्लेलिस्ट के साथ उनके नोट्स अवेलेबल हैं। सभी आयुर्वेद, इतिहास, संस्कृत, फिजियोलॉजी, एनाटमी, क्रिया शारीर, रचना शारीर और पदार्थ विज्ञान, अष्टांग हृदय, चरक संहिता, इन सब के नोट्स हमने टेलीग्राम पे दे रखे हैं। तो आप जाइए उसको सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ से अपने नोट्स ले सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट हो क्वारी हो तो हमारे नंबर दिए गए हैं और कमेंट सेक्शन है, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में, तब तक गुड लक फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल।